अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी पास हम पास पेपर्स डिस्कस कर रहे थे। सो इस वीडियो में 150 से लेके 200 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर जॉन्स क्राइटेरिया फॉर रोमैटिक फ़ीवर। अब रोमैटिक फ़ीवर जो है उसको डायग्नोस करने के लिए दो तरह के क्राइटेरियाज़ हैं जॉन्स के, एक मेजर है और एक माइनर है। आई थिंक आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले भी बताया था मेजर को सी और ई ए से हम याद रख सकते हैं। सो 1C इज़ फॉर कार्डाइटिस, ठीक है, इसमें कार्डाइटिस होता है। अदर C इज़ फॉर साइरम कोरिया, अदर C इज़ फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है। E से रिदमा मार्जिनेटम, अ काइंड ऑफ स्किन लीजन, और A से आर्थराइटिस होता है विच इज़ पोलीआर्थराइटिस। माइनर के अंदर फिर फीवर और बाकी चीज़ें आती हैं। सो मेजर क्राइटेरिया में सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होती हैं, अरिदमा मार्जिनेटम भी है, कार्डाइटिस भी है, लेकिन एथ्रेल्जिया नहीं है। येस पॉलीआर्थराइटिस होता है बट आर्थराइटिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एथ्रेल्जिया। एक 4 साल का बच्चा है, फेलियर टू थ्राइव, रीकंट, उसको साइनसाइटिस हो रहा है, ओटाइटिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है। बेस्ट इनिशियल डायग्नोसिस सीटी से हमें क्या ही पता चलेगा, फ़ैट एब्जॉर्प्शन से भी क्या ही पता चलेगा। फ़ैट एब्जॉर्प्शन का मसला हो तो बच्चे को डायरिया हो, ठीक है। जजनल बायोप्सी से सीलियक पता चलती है और सीलियक के लिए भी क्या होना चाहिए, डायरिया होना चाहिए। स्वेट क्लोराइड टेस्ट, येस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस हम यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे हैं और वो फेमिलियल होती है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है और क्लोराइड चैनल की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होता है और इसको चेक करने के लिए सोडियम क्लोराइड टेस्ट किया जाएगा। विच इज़ अ स्ट्रिक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अगर फीवर इन्फेक्शन नहीं, लेकिन अगर मेटास्टेसिस हैं, उसकी बॉडी में कैंसर है और वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ है, तो इस केस में आपको रीनल ट्रांसप्लांट करने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। एक पेशेंट को राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हुआ है, अब उसका जो टेम्पोरल लोब डैमेज हुआ है तो लेफ़्ट साइड से जो यहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे क्या होती है, बीच में ऑप्टिक आस्मा के लेवल पे क्रॉसिंग हो जाती है। सो लेफ़्ट साइड जो है वो कम्प्लीटली लेफ़्ट होमोनोमस हेमिनोपिया हुआ होगा। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस रेंसन क्राइटेरिया जो है उससे डायग्नोज होता है, विच इज़ नॉट अ पैरामीटर। रेंसन क्राइटेरिया का पैरामीटर क्या नहीं है, ऑलरेडी मैंने बताया। एज भी होती है, कैल्शियम भी होता है, यूरिया भी होता है, WBC भी है, LDH भी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी है, बट सीरम पोटाशियम लेवल्स जो हैं ये रेंसन क्राइटेरिया का पार्ट नहीं होते हैं। विच रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में जो आपके मार्जिनल्स हैं उनकी इरोजन हुई हुई होती है, मार्जिनल बोन्स इरोजन मिलती हैं, बैम्बू स्पाइन नहीं मिलती, ना कैल्सिफिकेशन, ना ऑस्टियोसेक्लेरोसिस। री एंट्री सर्किट क्लासिकली किसके अंदर होते हैं? री एंट्री सर्किट हाइपरट्रॉफी, कंडक्शन ब्लॉक, एट्रियल फिब्रिलेशन में तो नहीं होते, लेकिन पैरोक्सिस्मल नोडल, एवी नोडल टैकीकार्डिया में होते हैं और वो इसीलिए बार बार साइकिल जो है वो जा रहा होता है और देयर वुड बी टैकीकार्डिया। मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ रेक्टो वजाइनल फेस्ट्यूला, यानी रेक्टम में और वजाइना के दरमियान में जो फेस्ट्यूला बनेगा वो वजाइनल बर्थ इंजरीज़ के बाद ही बनता है। स्मोकिंग से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, इंजरीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यस। रेब्डोमायोसार्कोमा किस टिश्यू से आता है? रेब्डोमायोसार्कोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो स्केलेटल मसल से राइज होता है। 35 ईयर ओल्ड मेल है, उसका हाई आउटपुट फेस्ट्यूला है जो कि दोबारा हो गया सर्जरी के बाद। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी? सो रिकरेंट अगर हो और हाई आउटपुट फेस्ट्यूला हो तो सिटोन प्लेसमेंट बेस्ट कंसीडर की जाती है। फेस्ट्यूलोटमी या फाइब्रिन ग्लू या फेस्ट्यूलेक्टमी हम नहीं करेंगे। विच इज़ अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसकी वजह से हो रही होती है? फियोक्रोमोसाइटोमा से, क्योंकि स्मोकिंग या एज से तो डायरेक्टली होती है, उसका कोई कॉज नहीं है। दैट इज़ एसेंशियल और प्राइमरी यानी कोई रीज़न नहीं है। सेकेंडरी जिसमें रीज़न है, सो फियोक्रोमोसाइटोमा में हाई प्रोडक्शन है एपिनेफ्रीन की और वो क्या करेगा? हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली ड्यू टू अ कॉज that is present in the body, that's how it is called as secondary hypertension. After heavy alcohol binge, 27 year old को एकदम से पेन हो रहा है, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन और वो शॉक में चला गया। सो ये हैवी अल्कोहल के बाद जो उसको इतना ज़्यादा हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी और एक पेरिटोनाइटिस की सिचुएशन बनी है, दिस इज़ लाइकली पेनक्रेटाइटिस। एनोरिज्म नहीं है, अल्सर में उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए थी, एनसेड की ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, पेनक्रेटाइटिस ये है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन इज़ एंटीरियर। फॉर डिटेक्शन ऑफ विच हर्निया डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट हम करते हैं। सो हम इनडायरेक्ट हर्निया को देखने के लिए हम जो डीप रिंग होती है उसको क्लूड कर लेते हैं और फिर उसको कहते हैं कफ करो। अगर तो हर्निया अभी भी प्रोट्रूड हो रहा है तो फिर वो डायरेक्ट होगा, अगर इसके नीचे फील हो रही है पल्स और प्रोट्रूजन नहीं है फिर वो इनडायरेक्ट होगा। 32 ईयर ओल्ड है, कांस्टेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है जो खाने के बाद वर्स हो रहा था। मर्फीज पॉजिटिव, व्हेनेवर मर्फीज पॉजिटिव ऑब्वियसली कॉलीसिस्टाइटिस ही है। सो लाइकली डायग्नोसिस कॉलीसिस्टाइटिस है। प्राइमी 39 वीक पे है,
राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, लो HB, लो प्लेटलेट, हाई लिवर एंजाइम, LDH भी ज़्यादा है, सो दिस इज़ हेल्प सिंड्रोम, प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है। हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। अब इसमें तीनों चीज़ें थी, HB इंडिकेट कर रहा है हेमोलिसिस, प्लेटलेट कम है और एलिवेटेड लिवर एंजाइम है, सो दिस इज़ हेल्प सिंड्रोम। हेपेटाइटिस होता तो सिर्फ AST ALT रेस्ट होता, कॉलिसिस्टाइटिस होता तो मर्फी पॉजिटिव होता है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर साथ में अमोनिया और ग्लूकोज जो है वो भी डिरेंज्ड होते हैं। एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसको इची स्केली स्कैल्प पैच बना हुआ है, उसकी आंट को भी ऐसा ही था, सिमिलर 2 एपिसोड पहले हुई, रिजॉल्व हो गई। तो ये जो एपिसोडिक है और रिजॉल्व हो जाता है, नन अदर देन दिस इज सोरियासिस, और उसी में स्केली पैचेस बनते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी होती है और रिमिट और रिलैप्स भी उसमें कॉमन है बिकॉज इट इज़ क्रॉनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली इन SLE? SLE के अंदर कौन सी चीज़ हमारे पास जो है वो नहीं होती। सो HLE जो है HLA B27 के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि B27 जो हमारे पास सीरो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, उसमें होता है HLA B27। SLE में आई थिंक DR3 और DRQ कुछ इस तरह के चीज़ें पॉजिटिव हैं, बाकी ये तीनों चीज़ें SLE में होती हैं। एक बंदे को जी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है, ट्रैवल किया है, जॉन्डिस हुआ हुआ है, डाइसेंट्री भी हुई थी, तो ये अमेबा ही है। सो दिस इज़ अमेबिक लिवर एब्सेस, स्क्लेरोडर्मा, रिपिटेशन, प्रेक्सियल मीजोडर्म से आते हैं हमारे पास। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो स्टेटस सिस्टमैटिकस में दी जाती है? IV साबा, IV माइनोफाइलिन, ओरल कॉर्टिकोस्टीरॉइड। वैसे तो IV स्टीरॉइड्स भी इनिशियली दिए जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ओरल फ्लूइड टॉलरेट कर सकता है और ओरल चीज़ें, ओरल स्टीरॉइड्स दे आर कंसिडर एज ड्रग ऑफ चॉइस। 60 ईयर ओल्ड है, 8 महीने से लिम्फेडिनोपैथी है, हीमोग्लोबिन कम है, TLC रेस्ड है, प्लेटलेट और स्मच सेल्स। सो एल्डरली पेशेंट कभी भी अगर बताएं और हाई WBC काउंट हो उसका और स्मच सेल्स होंगे तो ये हमारे पास CLL होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, अगर एक बच्चा हो, किड हो, ठीक है, और उसको पेन साइटोपिनिया हो, यानी उसके RBC, WBC और प्लेटलेट सब कम हो, लेकिन वो बच्चा हो, तो मोस्ट लाइकली वो हमारे पास ALL होता है। इसी तरह अगर वो यंग हो और उसमें पेन साइटोपिनिया आ जाए और वो फिर हमारे पास AML होता है। अगर 40 to 60 के बीच में हो और मैसिव इनलार्ज स्प्लीन हो, मैसिव क्रेजी स्प्लीन, देन इट इज़ CML। और अगर 60 अबव होगा तो फिर उसको लिम्फेडिनोपैथी या हाई WBC काउंट होगा तो वो CLL होगा। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, अगर आप इसको इस तरह से करें तो भी आपके काफ़ी MCQs जो हैं वो हो सकते हैं। सो दिस इज़ CLL। एक एल्डरली वुमेन है, NSAID ले रही थी। अब NSAID लेना रिस्क फैक्टर है फॉर अल्सर। सडनली उसको एपिगैस्ट्रिक पेन, टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग, चेस्ट एक्सरे पे सब डायाफ्रेगमेटिक फ्री एयर है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अब यहाँ पे पेप्टिक अल्सर। एक पेशेंट, उसको फीवर था, नेक स्टिफनेस थी, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, लंबर पंक्चर हम करना चाहते हैं, किस लेवल पे निडल जो है उसको इंसर्ट करना चाहिए? L2 से बिलो उसको इंसर्ट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ बेस्ट मोडालिटी? स्पाइनल इंजरीज़ के लिए हमें हमेशा MRI करना होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यूज़ की बेस्ट विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ST एलिवेशन जो होती हैं वो हमारे पास ऐसे करके होती हैं ना, ठीक है, वो कन्वेक्स होती हैं। मुझे मेरी ड्राइंग तो एक तो बहुत बुरी है, बट दे आर कन्वेक्स इन नेचर। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को प्लेरिटिक चेस्ट पेन, डिस्निया, हेमोप्टिसिस हो रही है 48 आवर्स बस राइड के बाद, टेकेपनिक है, माइल्ड टेकेपनिया, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो ये जो प्लेरिटिक चेस्ट पेन, डिस्निया और फिर हेमोप्टिसिस हो गई है, मोस्ट लाइकली आफ्टर अब बस राइड ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ है, क्योंकि MI का नहीं बन रहा, निमोनिया भी नहीं है, इसमें फीवर वगैरह होना चाहिए और एम्बोलिज्म भी नहीं है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फेनाइल यूरिया? सल्फेनाइल यूरिया कभी भी ड्राइवर्स को हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो सकता है। 2 ग्रुप्स कंपेयर किए गए, दोनों को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ था, एक के रिस्क फैक्टर्स थे और दूसरा जो है वो रिस्क फैक्टर्स उसके नहीं थे, ठीक है। वो टाइप ऑफ स्टडी इज़ दिस। सो अब डिज़ीज़ जो है वो पहले से है, ठीक है। अच्छा, हम ये क्वेश्चन पढ़े थे कि 2 ग्रुप्स हैं, उनको कंपेयर किया गया, दोनों को जो है वो कंजस्टिव हार्ट डिज़ीज़ या क्रॉनिक हार्ट डिज़ीज़ था। एक ग्रुप के अंदर फिर रिस्क फैक्टर्स थे और एक ग्रुप के अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं। अब यहाँ पे ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या तो ये कहा जाए कि इनको एट अ टाइम स्टडी किया गया, ठीक है, क्योंकि बता दिया गया। अब होता ये है कि एक ग्रुप में रिस्क फैक्टर हैं और एक ग्रुप में रिस्क फैक्टर नहीं हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इनको स्टडी करें और देखें कि किसको हार्ट डिज़ीज़ होगा और किसको हार्ट डिज़ीज़ नहीं होगा।
तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक ग्रुप है, 10 लोग हैं, स्मोक कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे, 10 साल बाद हम देखेंगे कि कितनों को कैंसर हुआ। दिस इज़ प्रोस्पेक्टिव स्टडी। नंबर 2 हमारे पास होती है कि एक बंदे को भी, इस ग्रुप को भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, इनको भी है। अब इनको हम स्टडी कर रहे हैं और हम इनसे हिस्ट्री ले रहे हैं और बैकवर्ड जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि जिनको हार्ट डिजीज़ है उनमें से कितने स्मोक करते थे और जिनको नहीं है, या जिनको है वो स्मोक करते थे या नहीं करते थे, यानी बैक जाके रिस्क फैक्टर ढूंढे जाएं। दैट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। और इसको हम लोग जो है वो केस कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास केसेस हैं और आप पीछे जाके रिस्क फैक्टर ढूंढ रहे हो। फिर ये होता है कि एट अ टाइम हिस्ट्री ली गई और देखा गया किसको डिजीज़ है किसको नहीं और कौन प्रोन था या नहीं, वो क्रॉस सेक्शन होती है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर तो इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउटकम्स देखने के लिए फॉलो किया जाएगा, देन इसका आंसर जो है वो प्रोस्पेक्टिव होगा। अदरवाइज़ अगर इनको क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ था दोनों को और आपने जाके रिस्क फैक्टर ढूंढे और एक को रिस्क फैक्टर है और एक को नहीं है, आपको ये पता चला, देन इट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव। अगर एट अ टाइम देखा जाए और वन टाइम जो है वो चीज़ें देखी जाएँ, वो क्रॉस सेक्शनल होती है, ठीक है। और जो रिट्रोस्पेक्टिव होती है उसी को केस कंट्रोल भी कहते हैं। विच इज़ अ रिकग्नाइज रिस्क फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनियस प्री टर्म। प्री टर्म के लिए पहले का प्री टर्म होना एज अ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। इन एक्सपीरियंस स्टाफ का कोई ताल्लुक नहीं, एज का भी नहीं। प्रीवियस प्री टर्म लेबर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। 40-year-old मेल है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा था, डिस्निया, हाइपरटेंशन, डिस्टेंडेड वेन, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, ये सारे का सारा वही टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। निडल डिकम्प्रेशन करेंगे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि एक कोल्ड थायराइड नोड्यूल थी जिसमें मे बी मैलिग्नेंसी का रिस्क हो, क्योंकि कोल्ड मैलिग्नेंट होती है। सो हम इसको कंफर्म करने के लिए FNAC करेंगे। एक बच्चे को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया था, हेयर ऑन एट स्कल अपेयरेंस थी और इसके यंगर ब्रदर की भी डेथ थैलेसीमिया से हुई है। सो ये हेयर ऑन एंड स्कल एक्सरे भी थैलेसीमिया का ही इंडिकेटिव है। कंफर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस ही क्वांटिफाई कर पाती है कि कौन सी तरह का हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है। 16-year-old बॉक्सर था, उसको ईयर पेन हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी और टॉक्सी पे परफोरेशन नज़र आ गई। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियली हम परफोरेशन को कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, उसको ड्राई रखेंगे, एनर्जीजिया देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है अनलेस और अनटिल इन्फेक्शन के फीचर्स हों, फीवर हो, इस तरह की चीज़ें हों। कौन सा मार्जिन ट्यूबरस अल्सर्स के अंदर होता है? ट्यूबुलर अल्सर्स के अंदर जो है वो अंडरमाइंड होता है। जो इनवर्टेड होता है वो हीलिंग अल्सर्स को इंडिकेट कर सकता है या फिर बेसल सेल कैंसर को, और जो ईवर्टेड होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं, जो अंडरमाइंड होते हैं वो ट्यूब्यूमिया होते हैं। अनडिफाइंड कोई टर्म नहीं है। आफ्टर सिक्योरिंग एयरवे एंड ब्रीदिंग, A, B, C, थर्ड चीज़ सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन के लिए हम IV कैनुलास पास करते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं और सैंपल लेते हैं और फ्लूइड्स देते हैं। रैपिड ट्रीटमेंट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आई एक्सप्लेन्ड टू मैनी टाइम्स ऑलरेडी। ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कैरोटिड मसाज और वेलसेल्वा मैन्यूवर करते हैं, ना फ़र्क पड़े तो एडिनोसिन देते हैं, और अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो तो फिर सिंक्रोनाइज DC कार्डियो वर्जन की जाती है। सो यहाँ पे हम इसको एडिनोसिन देंगे। 49-year-old वुमेन थी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है जो शोल्डर में जा रहा है, अल्ट्रासाउंड पे गॉल स्टोन्स थे, WBCs नॉर्मल था। बेस्ट क्या है? अब गॉल स्टोन्स थे और वो सिम्प्टोमेटिक हैं तो फिर हमें लैब कोली ही करनी पड़ेगी। प्राइमी है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV कम है, सो दिस इज़ नन अदर देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा ट्यूमर मार्कर कोलोरेक्टल कैंसर में होता है? CEA होता है। बरका ब्रेस्ट कैंसर, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कैंसर, और ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी है ये माइस्थीनिया ग्रेविस में होती है। एक 35-year-old है, उसको रिकरेंट पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हार्ट रेट 180, ब्लड प्रेशर दिस, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो इसमें हम क्या करें? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है और जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास क्या है? 70/50 है, यानी कि कम है। सो दिस इज़ हाइपोटेंसिव और ये हीमोडायनामिकली क्या है? अनस्टेबल है सॉरी। और अनस्टेबल में मैंने अभी पिछले MCQs में आपको बताया कि आपको DC कार्डियो वर्जन करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट जिसको थिक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और इचिंग हो रही है एंटीबायोटिक्स के बाद, सो एंटीबायोटिक के बाद अगर उसको थिक वाइट डिस्चार्ज हो भी रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन क्लमीडिया से हुआ है। वैसे भी एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रॉन कर देता है। विच फीचर डिस्टिंग्विश अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्रॉम क्रॉन? सो जो क्रॉन डिजीज़ है उसमें आपकी ओरल कैविटी से लेके एनल एरिया तक कोई भी चीज़ रीजन इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए उसमें स्किप लीजन्स होती हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो स्टार्ट होता है रेक्टम से और वो ऊपर आपके
आइलियम वगैरह की तरफ जाता है। सो स्किप लीजन्स जो हैं ये क्रॉन डिजीज़ में होती हैं। आइलियम जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस और दोनों में इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वॉल्व ओनली कोलोन, इन्वॉल्व रेक्टम एंड देन स्प्रेड प्रॉक्सिमली। यस, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का ही फीचर है और ये क्रॉन से इसको डिफ्रेंशिएट कराता है। एक वुमन की ईसीजी पे आर्टीरियल रेट वेंट्रिकुलर रेट से ज़्यादा सा, तो देयर वुड बी पी एंड देन QRS, पी एंड QRS। सो नो रिलेशन बिटवीन P एंड QRS। तो ये किसके अंदर होता है? ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। एक 18 साल है और उसने बहुत ज़्यादा अननोन अमाउंट ऑफ पैरासीटामोल ले ली। अब जब अननोन अमाउंट ले ली तो टू बी ऑन सेफर साइड हम उसको एंटीडोट N-एसिटाइलसिस्टीन दे देते हैं। सो हम उसको N-एसिटाइलसिस्टीन दे देंगे। मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस पड़ी हुई होती हैं वो इंग्वाइनल कैनाल है। कौन सा हार्मोन फेसिकुलेटा से आता है? सो 3 लेयर्स होती हैं। GFR जो ये ग्रैनुलोजा लेयर है, यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकाइड आते हैं। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकाइड आते हैं और जो ये है यहाँ से एंड्रोजन आते हैं। ऑप्टिमम बॉडी वेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो बॉडी वेट है वो तकरीबन 3 टाइम्स द बर्थ वेट हो जाता है। ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि वॉर्म हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर होती हैं वो वॉर्म IgGs होती हैं और वायरल केराटोकंजक्टिवाइटिस रेपिटेशन है हॉट वेदर में बहुत कॉमन है। ठीक है जी।